स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। गुजरात में अगर कांग्रेस बिना ड्राइवर की गाड़ी थी तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ड्राइवर के रहते हुए कैसे गाड़ी बेलगाम हो गई और जाकर कोलाइडर से टकरा गई। 1% के स्विंग से बीजेपी ने इतनी सारी सीटें कांगड़ा और शिमला रीजन में कैसे गंवा दी। हार के कारणों की समीक्षा होगी, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होम स्टेट है और होम स्टेट में बीजेपी प्रेसिडेंट की अगुवाई में लड़े गए चुनाव में बीजेपी की हार होने के कई सारे मायने और कई सारे संकेत हैं। तो हम कारणों की मीमांसा करेंगे, हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में बीजेपी क्यों हारी, कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण बीजेपी की वहां पर सत्ता से वापसी यानी कि सत्ता में वापसी नहीं हुई, सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई। अगर हिमाचल के पूरे आप कैंपेन को देखें तो कई सारी उसमें फॉल्ट लाइन थी और उस फॉल्ट लाइन को जो बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी ने उस फॉल्ट लाइन को समय रहते पहचाना नहीं और अगर पहचान लिया तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की या उसे ओवरलुक किया। सबसे पहली वार्निंग बीजेपी को मिली कि हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं है, वो था 2021 का बाईपोल उपचुनाव, जब बीजेपी चारों सीटें बाईपोल में हार गई। और हार की वजह क्या थी? इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हिमाचल जो स्टेट है वो एक हिल स्टेट है और छोटे राज्यों में जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहाँ पे गैस सिलेंडर का मुद्दा एक बड़ा इशू था। वहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बेतहाशा बढ़ रही थी, उससे गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई और जो महिलाएं जो दूर दराज से गैस सिलेंडर ढोकर लाती हैं अपने घरों में, उन्हें वो ये काफ़ी अखर रहा था। लेकिन उस बाई इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी हार को ये कह के डाउन प्ले किया कि चूंकि ये बाई इलेक्शन वीरभद्र सिंह की मौत के बाद हुआ था और वीरभद्र सिंह कांग्रेस के एक जाइंट लीडर थे हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा मिला और मंडी जहां से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ रही थी, वो उस सहानुभूति वोट के आधार पर जीती और बाकी जगहों पर भी सहानुभूति का असर पड़ा। लेकिन बीजेपी ने ये एडमिट नहीं किया कि वहाँ पे कई जगहों पे उनका जो कैंडिडेट था वो गलत था, कैंडिडेट सिलेक्शन में खामी थी। मसलन जुब्बल कोटखाई की बात करें, जुब्बल कोटखाई सीट पर नरेंद्र बरागटा के जो बेटे, नरेंद्र बरागटा हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, काफ़ी पॉपुलर थे, उनके बेटे चेतन बरागटा को टिकट नहीं दिया गया और उसके कारण चेतन बरागटा इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और बीजेपी का जो कैंडिडेट था, ऑफिशियल कैंडिडेट, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई। तो एक तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कमी थी वो बाईपोल में हार का कारण बनी। बीजेपी के लिए वार्निंग, सबसे पहली वार्निंग हिमाचल में 2021 का बाईपोल था, बीजेपी ने उसे सबक नहीं लिया। उसके बाद जेपी नड्डा ने पूरी जो इलेक्शन की कमान थी अपने हाथों में एक तरह से ले ली। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव को देखें तो हिमाचल में क्या क्या गड़बड़ियां हुई, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी 3 जो बड़ी गलतियां थी वो क्या थी। पहली जो सबसे बड़ी गलती थी वो था नैरेटिव का चुनाव, यानी कि गलत नैरेटिव के आधार पर जो लोकल इलेक्शन था उस इलेक्शन को नेशनल बनाने की कोशिश हुई। आप देखें कि योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जो बड़े राष्ट्रीय नेता गए, वो हिमाचल की जनता के जो लोकल मुद्दे हैं, यानी कि जो इन्फ्लेशन का इशू है, जो वहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस चुनाव का, जो कांग्रेस ने वायदा किया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आएंगे, और वो चूँकि हिमाचल जैसा स्टेट है वहाँ पर हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है और सरकारी नौकरी जो कर्मचारी थे उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से इस पे कोई भी साफ जवाब नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कि जले पे नमक ये कह के मुख्यमंत्री ने छिड़का। मुख्यमंत्री ने एक सभा में ये कहा कि भाई अगर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो तुम चुनाव लड़ लो, और ये एक तरह से बैकफायर किया। कांग्रेस ने इस पूरे ऑडियो को पूरे एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए कर्मचारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है असंवेदनशील हैं कर्मचारियों की मांग को लेकर। तो जो ओपीएस का मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा बना एक तरह से बीजेपी की हार के लिए, और जो 2 लाख कर्मचारी हैं जो कि अगर परिवारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो 12-13 लाख के आसपास पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में गया, बीजेपी के विपक्ष में गया। दूसरा जो मुद्दा था कर्मचारियों के अलावा
एप्पल जो ग्रोअर्स हैं, क्योंकि एप्पल कल्टीवेशन हिमाचल की लाइफलाइन मानी जाती है और 12-13 लाख जो फैमिली है वो एप्पल इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कोई कल्टीवेट करती है, कोई उपजाती है, कोई उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई उसको मंडी में बेचता है। उन सारे एप्पल फार्मर का जो एजुटेशन था उसको सही टाइम पे सही ढंग से एड्रेस नहीं किया गया और जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने तो एप्पल फार्मर से एक तरह से मिलने से भी गुरेज किया और उन्हें लगता था कि इन फार्मर से बचना ही ज़्यादा बेहतर है। और कई सारे बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि जब नरेंद्र बरागटा वहाँ पे मुख्यमंत्री थे हॉर्टिकल्चर के, तो उन्होंने एप्पल फार्मर की समस्या को किस तरह बेहतर ढंग से एड्रेस किया था, वैसे नए हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर एड्रेस नहीं कर पाए और जब तक मुख्यमंत्री दखल देते तब तक लेट हो चुका था। कुल मिलाकर उनके हाथ से बाजी निकल चुकी थी। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है कि नैरेटिव जो लोकल इशू था, कांग्रेस ने हमेशा लोकल इशू पे उस इलेक्शन को लड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास ढेर सारी कमियां हैं, उनके पास रिसोर्स का मोबिलाइजेशन नहीं है, उनके पास उस तरह से बीजेपी के पास जिस तरह से बैटरी ऑफ लीडर्स हैं यानी कि कॉर्पोरेट बॉम्बिंग वाले लीडर्स नहीं हैं, उनके पास गिने चुने जो लोकल लीडर हैं उनके सहारे उन्हें ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस किसी नेशनल इशू को उस पूरे कैंपेन के दौरान उठाने से परहेज करती रही। बीजेपी लगातार लोकल इशू को छोड़कर नेशनल इशू पे कंसंट्रेट किया क्योंकि बीजेपी को लगता था कि जो लोकल इशू की जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे निपटने के लिए इस चुनाव को नेशनल इशू पर ले जाना होगा। राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि पीएको को जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे भी हमें वापस लाना होगा एक दिन। हिमाचल की जनता में इसका कोई कनेक्ट नहीं था जो बीजेपी मुद्दों को उठा रही थी। तीसरा जो बड़ा फैक्टर था वो टिकट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन। बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक छोटे स्टेट में 21 रेबल कैंडिडेट खड़े थे, यानी कि जो टिकट बटा, जिन लोगों को टिकट दिया गया उसमें से ढेर सारे रेबल खड़े हो गए और उसमें से 3 रेबल अभी जीते और कई सारे रेबल ने बीजेपी के का जो गणित था उसको गड़बड़ाया। क्योंकि हिमाचल का जो असेंबली इलेक्शन है और बाकी जो नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी अंतर है। अंतर क्या है? हिमाचल में जीत और हार का फैसला 100, 150, 200, 500 वोटों से होता है। दूसरे राज्यों में ये जीत का फैसला 25,000 से लाख वोटों का होता है। तो हिमाचल में अगर 200 वोट भी आपके वोटर जो नाराज हो गए किसी इशू को लेकर, अगर किसी रेबल कैंडिडेट ने आपके 1000 वोट भी काट दिए तो आपका जो पाला है वो गड़बड़ा सकता है, आप हार सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी के जो 21 रेबल कैंडिडेट थे उसमें से कई ने पार्टी को डैमेज किया। इसके अलावा जो दूसरे कई जब कोई भी असेंबली इलेक्शन टाइट होता है, यानी कि जब आपको ये दिख रहा है, जो पार्टी के सर्वे ये दिखा रहे थे कि हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट है, तो वैसी स्थिति में कई सारे जो विधायक थे जिनके सेफ सीट थे, मसलन कि सुरेश भारद्वाज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, वो अच्छा काम उन्होंने किया और शिमला की अर्बन सीट से वो जीतते रहे हैं, लेकिन उनका सीट चेंज कर दिया गया शिमला रूरल में। शिमला ग्रामीण जो सीट है वो वीरभद्र सिंह का एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया रहा है, वहाँ से उनके बेटे चुनाव जीते रहे हैं। तो न केवल शिमला ग्रामीण में सुरेश भारद्वाज की हार हुई बल्कि शिमला अर्बन में जिसे टिकट दिया गया था वो भी हारा। तो एक तरह से टिकट और जो शिफ्टिंग की गई विधायकों की वो कहीं ना कहीं उसका असेसमेंट सही ढंग से नहीं किया गया। इसके अलावा चूंकि पार्टी पूरी तरह से डिपेंडेंट इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है, उनका जो हिमाचल की जनता से कनेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने काफ़ी वक्त बिताया हिमाचल में एज ए प्रभारी के तौर पे, तो उस कनेक्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इलेक्शन को ड्राइव कर जाएंगे। ये सारी जो कमियाँ हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाएगी और इन सारी कमियों पर प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है वो भारी पड़ेगा। गुजरात में तो ऐसा हुआ क्योंकि गुजरात में एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, माइक्रो मैनेजमेंट था, बूथ के लेवल पे अमित शाह की पहली नज़र थी और जो गुजरात में बीजेपी ने सर्जरी की थी कि विजय भाई रूपानी की पूरी सरकार को बदल दिया, पूरी कैबिनेट को बदल दी, वैसी सर्जरी हिमाचल में नहीं की गई। आप देखिए कि उत्तराखंड में सरकार को बचाने के लिए बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर बदले 4 महीने 5 महीने के अंतराल पर, लेकिन 2021 के वार्निंग के बाद भी हिमाचल में ऐसी सर्जरी नहीं हुई। कैबिनेट के मंत्री यानी कि 11 में से 9 मंत्री, सारे मंत्री वहां पे चुनाव हार गए, चीफ मिनिस्टर और एक मंत्री को छोड़कर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब वीरभद्र सिंह जब चुनाव हारे थे 2017 में तो उनके 5 मंत्री हारे थे। धूमल जब चुनाव हारे थे तो उनके 4 मंत्री हारे थे। 9-10 कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव हार जाए ये अप्रत्याशित है और निश्चित रूप से एक तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी की खामियों को बताता है। और बीजेपी के कई सारे हिमाचल के नेताओं से जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि
पूरी स्ट्रैटेजी जो थी उसमें ढेर सारे फ्लॉ थे, कोई कनेक्ट नहीं था। और जो कमियां थी वो अलग अलग जो रीजन हैं, क्योंकि हिमाचल के 3 ऐसे रीजन हैं जो जहां से पॉलिटिक्स चलती है। कांगड़ा रीजन जो पहले बीजेपी का बैशन हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका था, शांता कुमार वहां से मुख्यमंत्री बने। हमीरपुर का इलाका प्रेम कुमार धूमल वहां से बने। मंडी का इलाका वहां से जयराम ठाकुर बने। और चूंकि अपर जो शिमला है जो रीजन है हिमाचल का, वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन आप देखिए कि कांगड़ा में पूरी तरह से स्थिति पलट गई और बीजेपी इस बार वहां पर 4 सीटों पर सिमट गई है, जो कि 2017 के चुनाव में बीजेपी 11 सीटें पे वहां पे बीजेपी को जीत मिली थी। शिमला के रीजन में बीजेपी को हार मिली। सोलन तो बीजेपी बिल्कुल वाइप आउट हो गई। हमीरपुर जो प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर का जो गढ़ है, वहां से बीजेपी वाइप आउट हो गई, 5 सीटें हार गई। इसके अलावा आप देखिए कि हाटी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन देने के लिए जो सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसका नुकसान हुआ। गुर्जर जो थे वो कंसोलिडेट हो गए। एससी कम्युनिटी का भी ध्रुवीकरण हुआ उसके खिलाफ में, और उसके कारण राजीव बिंदल चुनाव हार गए। तो ऐसे ढेर सारे कारण थे जो फॉल्ट लाइन थी। अगर उसको बीजेपी हाईकमान सही समय पर उसको सेंस करता, और चूंकि इसकी ढेर सारी जो प्रामाणिक रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान के पास पहुंच रही थी, लेकिन जेपी नड्डा को ये लगा कि लास्ट मोमेंट में अगर सेनापति वो बदलेंगे तो सेनापति बदलने के बाद वो युद्ध में तो उनकी हार होगी ही, और जितनी सीटें आने वाली है वो भी सीटें नहीं मिलेंगी। शायद बीजेपी हाईकमान उस तरह की जो जिसको कहते हैं कि अपनी जिस तरह से गुजरात में उन्होंने सर्जरी की थी, उसी तरह की सर्जरी अगर हिमाचल में करता टाइम रहते, यानी कि 2021 के बाईपोल के बाद, क्योंकि 1 साल का तब भी समय बचा था, उस समय अगर ये सर्जरी होती, मिनिस्टर को हटाया जाता जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी, बीजेपी अपनी सरकार बचा सकती थी। तो सवाल ये है कि बीजेपी प्रेसिडेंट के होम स्टेट में बीजेपी को हार मिली है, और आने वाले दिनों में सवाल उठेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जो पूरी चाणक्य नीति थी, उस पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि अमित शाह ने ज़्यादातर समय गुजरात के माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, और वो हिमाचल में उस तरह से माइक्रो मैनेज नहीं कर सके जिस तरह से उन्होंने गुजरात में किया था। प्रधानमंत्री ने अपना रैलियों में काफ़ी वक्त दिया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर कहें इसको दूसरे ढंग से कहें कि फ़ायदा हुआ, इसीलिए बीजेपी का वोट शेयर उतना घटा नहीं, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मात्र 1% का जो स्विंग है, 1% का ही अंतर है। महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन महिलाएं जो थी वो गैस की सिलेंडर महंगाई से परेशान थी, उनके घर में जो उनके पति थे वो ओपीएस से परेशान थे। तो ये सारे जो मुद्दे थे वो हिमाचल की जनता को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे थे, और बीजेपी को इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ऑफर करना चाहिए था हिमाचल की जनता के लिए, ताकि कांग्रेस के लोक लुभावन वादों में जो हिमाचल की जनता उनकी तरफ आकर्षित हुई, उससे उनको रोका जा सकता था। तो ये सारे ढेर सारे कारण हिमाचल की, और आने वाले दिनों में जब इसकी पोस्टमार्टम होगी तो इस पे बीजेपी हाईकमान निश्चित रूप से विचार करेगा, समझेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हुई और इसको और कैसे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए सुधारा जा सकता है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।